Okay students, so let's start our new chapter that is called periodic classification of elements. Okay students, तो मैं आपको बता दूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इनफैक्ट मैं हर चैप्टर के पहले ऐसा ही बोलता हूं, आप सोच रहे होंगे, पर ये वाकई में काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है. देखो इस चैप्टर में हम एक चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल. जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल. क्या होता है ये पीरियोडिक टेबल? देखें, ये जो एक टेबल टाइप की चीज आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी, दिस इज एक्चुअली पीरियोडिक टेबल. तो आप समझ सकते हैं पीरियोडिक टेबल कितना इंपॉर्टेंट होता होगा कि एक आदमी ने अपने बेडशीट पे पीरियोडिक टेबल बना रखा है. ओके, ये देखो एक कप है, उस पे पीरियोडिक टेबल बना हुआ है. किसी आदमी ने अपनी कार पे पीरियोडिक टेबल पेंट करा रखा है, किसी ने शर्ट पहन रखी है पीरियोडिक टेबल की. तो आप समझ सकते हैं ये पीरियोडिक टेबल कितना इंपॉर्टेंट चीज होता होगा. बताऊं कि केमिस्ट्री के लिए तो पीरियोडिक टेबल बाइबल है, बाइबल. गीता है गीता, कुरान है कुरान. समझ रहे हो? केमिस्ट्री में शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ होती है तो शायद वो पीरियोडिक टेबल होती होगी. और ये बहुत मदद करती है हमारी केमिस्ट्री पढ़ने में. जैसे देखो आप, क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. कितने? 115 एलिमेंट्स स्टूडेंट्स, 115 एलिमेंट्स. जैसे कुछ मैंने यहां पे बनाए हैं, एल्युमिनियम, बेरियम, बोरियम, सॉरी ब्रोमीन, सोडियम, सल्फर, गैलियम. तो ऐसे 115 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास. और ये सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आपस में अलग अलग होती है. जैसे आप देखो सब अलग अलग से दिख रहे हैं आपको, सबकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है. तो आप सोच के देखो जरा, अगर आपको 115 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है तो कितना डिफिकल्ट और वास्ट काम होगा ये. पहले आप एक एलिमेंट के बारे में पढ़ोगे, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, फिर चौथे के, ऐसे करते करते इतने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जान निकल जाएगी आपकी. तो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाएगा केमिस्ट्री. आप सोचेंगे अभी भी तो बहुत डिफिकल्ट ही होता है, बट एनीवेज अगर 115 एलिमेंट्स को हम अलग अलग पढ़ें तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा. इसलिए क्या किया जाता है कि उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है. उनको छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, फिर उन ग्रुप्स को स्टडी करते हैं जिससे आसान हो जाता है. कैसे, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे एक्चुअली. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. ये ग्रोसरी शॉप है. ग्रोसरी शॉप में बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है. लेकिन आप देखो ग्रोसरी शॉप को बहुत कायदे से अरेंज किया जाता है. जैसे आप देखो यहां पे एक टाइप की जितनी बॉटल्स हैं वो एक साथ रखी हुई है. यहां पे देखो जितने फ्रूट जूसेस हैं उनको एक साथ रखा गया है. यहाँ पे चॉकलेट वाली आइटम्स एक साथ रखी गई है. यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स एक साथ रखी गई है. तो क्या होता है, ग्रोसरी शॉप में सब एक जैसी चीजें एक साथ रखी गई होती है. क्यों? अरे सोच के देखो ना, सब मिक्स्ड है. मान लो सब मिक्स्ड है, कुछ भी कहीं भी रखा हुआ है. आप दुकान पे गए, आपने बोला कि यार एक कोका कोला का कैन दे दो. अब क्योंकि सब कुछ एकदम बिखरा हुआ है, कुछ भी कहीं भी रखा हुआ है, तो 2-3 दिन तो उस दुकानदार को कोका कोला खोजने में निकल जाएंगे. समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए सब कुछ बिल्कुल सजा के अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है, ताकि आप जब भी बोलो कि यार कोका कोला की एक बॉटल या कैन चाहिए, वो आराम से यहां से निकाल के आपको दी जा सके. समझ रहे हो? तो वैसा ही कुछ हम ये करते हैं 115 एलिमेंट्स के साथ. ये जो एलिमेंट्स हमारे पास, इनको भी हम ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं. जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इनको भी हम ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं. जैसे सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग जरूर होती हैं, बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी आपस में मिलती जुलती होती है. तो जो एलिमेंट्स मिलते जुलते होते हैं उनको एक ग्रुप में रख देते हैं. फिर जो एलिमेंट्स आपस में मिलते जुलते होते हैं उनको एक अलग ग्रुप बना लेते हैं. ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बना लेते हैं. ठीक है, फिर हम एक एक करके एक एक ग्रुप को स्टडी करते हैं, जो कि आसान होता है. तो ये सब काम कैसे किया जाता है, यही इस चैप्टर में एक्चुअली हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स. तो कम ऑन स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. डिफरेंट अटेम्प्ट्स टू ग्रुप एलिमेंट्स. तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि 115 एलिमेंट्स हैं जिनको हम ग्रुप करना चाहते हैं ताकि उनको आसानी से पढ़ा जा सके. बट क्या लगता है आपको, बहुत आसान काम है ये? बिल्कुल नहीं. पहले तो कौन कौन से ग्रुप बनाने हैं, कितने ग्रुप बनाने हैं, किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट जाना चाहिए, बहुत सारी डिफिकल्ट चीजें हैं सोचने के लिए. तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट तरीके से कोशिश की वो ग्रुप्स बनाने की. कुछ उसमें से सक्सेसफुल हुए, कुछ नहीं. तो उसमें से कुछ मेजर अटेम्प्ट्स, जो खास करके अच्छे अटेम्प्ट्स थे डिफरेंट साइंटिस्ट के, वो हम यहां पर देखेंगे. तो जो सबसे पहला सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट था वो था ये डॉबेनियस ट्राइड्स. हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा गड़बड़ हो यहां पे, बट प्लीज मुझे माफ करें. तो ये जो ग्रुपिंग थी, ये जो क्लासिफिकेशन था,
वो इन साइंटिस्ट जी ने दिया था, डोबेरेनियर, इन साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने ये ग्रुप 1829 में बनाया था। उस टाइम पे लगभग 30 एलिमेंट्स के बारे में हमें पता था। ऐसे तो 115 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उस टाइम पे 1829 में इतने एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं था हमें। उस टाइम पे सिर्फ 30+ एलिमेंट्स के बारे में पता था। तो आप सोच सकते हैं इनका काम थोड़ा सा आसान हो गया था, थोड़ा नहीं काफी आसान हो गया था, क्योंकि सिर्फ 30 एलिमेंट्स को ही ग्रुप में डालना था। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया। तो इन्होंने 3 ट्राइड्स डिफाइन किए, 3 ट्राइड्स डिफाइन किए, जिनको सिंपल वर्ड में ग्रुप समझा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए, टेक्निकली बोलेंगे 3 ट्राइड्स बनाए, और हर ट्राइड में उन्होंने 3 एलिमेंट्स रखे। जैसे देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से ट्राइड में। सबसे पहले इस ट्राइड की बात करें तो उसमें उन्होंने लिथियम रखा। ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ट्राइड में कौन से एलिमेंट रखे गए थे। तो फर्स्ट ट्राइड में उन्होंने लिथियम रखा, सोडियम रखा और पोटाशियम रखा, ये 3 एलिमेंट्स रखे। फिर दूसरे ट्राइड की अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने रखा कैल्शियम, देखें ऐसा दिखता है कुछ, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम, ये तीनों एलिमेंट्स उन्होंने रखे। और फिर तीसरे ट्राइड में उन्होंने रखा क्लोरीन, ध्यान देंगे आप, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने 3 ट्राइड बनाए। ठीक है, और इनको ट्राइड क्यों बोला गया आप समझ ही रहो। ट्राइड इसलिए बोला गया क्योंकि ट्राइड का मतलब है 3, ट्राइड का मतलब है 3, तो इसमें 3 एलिमेंट्स रखे ना उन्होंने, इसलिए। ओके, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को डोबेनियस ट्राइड भी बोल रहे हैं, वो तो आप समझ ही रहे होंगे। अब देखो, इस तरह से डिवाइड करने का ग्रुप में क्या मतलब था, उनका कहने का मतलब था कि ये जो तीनों हैं वो एक ट्राइड में है, एक ग्रुप में, मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टीज बहुत मिलती जुलती हैं। वैसे इन तीनों की प्रॉपर्टीज बहुत मिलती जुलती हैं, वैसे इन तीनों की प्रॉपर्टीज बहुत मिलती जुलती है। तो इसको हम लिख सकते हैं एलिमेंट्स इन अ ट्राइड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ये भी याद होना चाहिए आपको कि कौन से ट्राइड में कौन सा एलिमेंट है। अब देखो, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है? सपोज करो इन 9 एलिमेंट्स के बारे में आप स्टडी करना चाहते हो, तो कैसे स्टडी करोगे आप? पहले आप इसके बारे में पढ़ोगे, फिर इसके बारे में पढ़ोगे, फिर इसके बारे में पढ़ोगे, फिर इसके बारे में पढ़ोगे, इसके बारे में, इसके बारे में। तो कायदे देखा जाए तो आपको 9 के बारे में अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्ट काम होगा, लंबा काम होगा। लेकिन अगर आपको ये ग्रुपिज्म पता है तो आसान हो जाएगा आपका काम। कैसे आसान हो जाएगा? अगर आपने सिर्फ लिथियम, कैल्शियम और क्लोरीन इन तीनों के बारे में पढ़ लिया तो आपका काम मोटा मोटी हो गया है। तो अगर आपने लिथियम पढ़ लिया तो सोडियम और पोटाशियम की प्रॉपर्टीज तो उनसे मिलती जुलती हैं, तो इफेक्टिवली ये भी पढ़ लिया आपने। वैसे कैल्शियम पढ़ लिया तो इन दोनों को भी इफेक्टिवली पढ़ लिया, क्लोरीन पढ़ लिया तो इफेक्टिवली आपने ब्रोमीन और आयोडीन को भी पढ़ लिया। तो इस तरह से आपको सिर्फ 3 पे ही कंसेंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, और इफेक्टिवली आप 9 पढ़ चुके होगे। तो इसलिए ये जो ग्रुप करने का तरीका होता है वो बहुत यूजफुल होता है स्टूडेंट्स। ओके, चलो एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये जो तीनों एलिमेंट्स होते हैं, ये तीनों, इनको आपको पता ही होगा एल्कली मेटल्स बोलते हैं। एल्कली मेटल्स पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर्स में। इन तीनों का भी एक और नाम है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एम फॉर मेटल्स, स्पेस नहीं है इसे लिख नहीं पा रहा हूं। इनको क्या बोलते पता हो स्टूडेंट्स? हैलोजेंस, ठीक है। एनीवेज, अब देखो एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। देखें आप, जैसे ये क्लोरीन है, इसका एटॉमिक मास पता है आपको स्टूडेंट्स कितना होता है? याद है आपको? इसका एटॉमिक मास होता है 35.5। ऐसा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 35.5। ब्रोमीन का होता है 80। आयोडीन का होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, आयोडीन का होता है 127, ठीक है। वैसे बाकी का भी लिख लेते हैं। कैल्शियम का होता है 40, फिर यहां पे 80, फिर बेरियम का होता है 137, लिथियम का होता है 7, सोडियम का होता है 23 और इसका होता है 39। ओके, तो एक चीज तो स्ट्रेट अवे आपने नोटिस कर ली होगी, क्या? कि एक ट्राइड में मैंने एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए हैं। सबसे पहले लिस्ट एटॉमिक मास, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक मास, फिर हाईएस्ट एटॉमिक मास, है ना? वैसे सबसे पहले मैंने लिखा लिस्ट एटॉमिक मास वाला एलिमेंट, और फिर लास्ट में लिखा हाईएस्ट एटॉमिक मास वाला, हाईएस्ट एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखो इसमें भी वही है,
इसमें भी लिस्ट 35.5, फिर 80 उससे बड़ा और 127 उससे भी बड़ा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक खास बात है नोट करने वाली कि इन दोनों की अगर हम बात करें, इनके एटॉमिक मास की बात करें और उसका अरिथमेटिक मीन लें। अरिथमेटिक मीन समझते हैं आप? अरिथमेटिक मीन मतलब होता है बेसिकली एवरेज लेना, एवरेज लेना। देखो अभी आप समझ जाएंगे। तो 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? जब देखें 162.5 डिवाइड बाई 2 इतना आ रहा है, दैट इज 81.25। कुछ समझ में आया आपको? क्या खास बात है? खास बात तो है, वो ये है कि इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास का जब हमने एवरेज लिया, अरिथमेटिक मीन लिया, तो वो लगभग लगभग ब्रोमीन के एटॉमिक मास के बराबर है, लगभग लगभग। सही है। बाकी दोनों ट्राइड में भी स्टूडेंट्स ये एप्लीकेबल होगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे इसका भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये दोनों के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन लेते हैं अपन, अरिथमेटिक मीन देखें कितना आएगा? 7 प्लस 39 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 46 डिवाइड बाई 2, दैट इज 23। सही है, कमाल हो गया। अब देखो सोडियम का भी एग्जैक्टली वही एटॉमिक मास है, वही एटॉमिक मास है। ठीक है, इसमें भी आप करके खुद से देखेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो ये लिख लिया हमने, इन अ ट्राइड एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए क्या क्लासिफिकेशन था, ये कैसे इसमें ग्रुपिंग की गई थी। लेकिन ये चला नहीं, ये फेल हो गया। क्या प्रॉब्लम रही होगी इस क्लासिफिकेशन के साथ कि ये फेल हो गया? सोचें, बहुत आसान है, बहुत आसान है। शायद आप सोच पा रहे हो कि इसमें तो सिर्फ 9 एलिमेंट्स क्यों नहीं बताया गया है, सिर्फ उन्हीं को ग्रुप किया गया है, बाकी एलिमेंट्स का क्या? बाबा जी का टुल्लू। यहां पे तो सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में ही बताया गया, दैट्स द प्रॉब्लम। तो हम लिखेंगे यहां पे लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस है इस क्लासिफिकेशन की? तो हम लिख सकते हैं ओनली 9 elements have been classified, have been classified. Rest of the elements were left. बाकी एलिमेंट्स को छोड़ दिया गया था, उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। तो ये तो आधा अधूरा काम हो गया ना, तो ये पूरा काम नहीं हुआ, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर आगे साइंटिस्ट ने, डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ग्रुप करने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स अब अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं जो न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और उसका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने ये जो लॉ है वो दिया था कब? 1866 में। और उस टाइम 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे। इतने एलिमेंट्स के बारे में हमें पता था, तो इन्होंने कोशिश की कि इतने एलिमेंट्स को इस तरह से ग्रुप में डिवाइड किया जा सके ताकि उनको हम आसानी से पढ़ सके। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया था। इन्होंने इस तरीके का एक टेबल बनाया था, इस तरह का टेबल बनाया था। अगर आप देखेंगे तो यहां पे सारे 56 एलिमेंट्स हैं जो उस टाइम पाए जाते थे। यहां पे फर्स्ट है हाइड्रोजन, और ये जो लास्ट है दैट इज थोरियम। थोरियम। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इस टेबल में एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए गए। तो इसमें एटॉमिक मास का यूज किया गया है ये अरेंजमेंट को करने के लिए। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है तो आपको पता ही है। यहां पे ये जो सबसे पहला एलिमेंट है इस टेबल में, हाइड्रोजन, इसका लिस्ट एटॉमिक मास है, लिस्ट एटॉमिक मास। फिर जैसे जैसे आप टेबल में आगे बढ़ेंगे एटॉमिक मास बढ़ेगा। तो लिथियम का एटॉमिक मास थोड़ा ज्यादा होगा हाइड्रोजन से, फिर बेरिलियम का और ज्यादा, बोरोन का और ज्यादा, कार्बन का और ज्यादा, नाइट्रोजन का और ज्यादा, ऑक्सीजन का और ज्यादा, फिर फ्लोरीन का और ज्यादा, सोडियम का और ज्यादा, मैग्नीशियम का और ज्यादा, अल्युमिनियम का और ज्यादा। तो इस तरीके से एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया गया। जैसे जैसे एलिमेंट्स, जैसे हम टेबल में आगे जाएंगे, जैसे टेबल में आगे जा रहे हैं, वैसे वैसे एटॉमिक मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहां पे न्यूलैंड ने एक रूल दिया जो मैं यहां पे लिखूंगा। इफ एलिमेंट्स आर arranged by increasing atomic mass, if elements are arranged by increasing atomic mass, जैसा कि इस टेबल में किया गया है, property of every eighth element starting from the given element repeats। तो क्या मतलब इसका मैं आपको समझाता हूं
कि जैसे ये मेरा पहला एलिमेंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवेंथ और ये एट्थ। तो ये लॉ क्या बोलता है कि जो आठवां एलिमेंट है, आठवां, उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच करेगी, मतलब इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी सेम हो। उसी तरीके से फिर मैं स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर से फ्लोरीन और क्लोरीन इनकी प्रॉपर्टी मैच करेगी, इसका मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टी मैच करेगी। तो उसी तरह से आप एनालाइज करते जाओगे तो आप देखोगे इन सब की प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग। वैसे इन सब की प्रॉपर्टीज इस रूल के अकॉर्डिंग मैच करेगी, वैसे इन सब की प्रॉपर्टीज इस रूल के अकॉर्डिंग मैच करेगी। आप समझ गए? तो ये रूल दिया था न्यूलैंड ने, इसी को बोलते हैं एक्चुअली लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। दिस इज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखा जाए तो इस लॉ से बहुत फायदे हो सकते हैं हमें। कैसे फायदे हो सकते हैं? क्योंकि अगर इन सब की प्रॉपर्टी सेम जैसी होगी, इसका मतलब इन सबको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, किसी भी एक को पढ़ लेंगे, बाकी सबकी प्रॉपर्टी वैसी होगी। वैसे अगर इन सब की प्रॉपर्टी सेम जैसी है तो सबको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे क्लासिफिकेशन से बहुत फायदा होता है। एक इंटरेस्टिंग बात और है इस क्लासिफिकेशन के बारे में कि न्यूलैंड ने इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा म्यूजिक से कंपेयर किया। म्यूजिक से, म्यूजिक में भी क्या होता है कि जो आठवां टोन होता है, एट्थ टोन, वो रिपीट होता है म्यूजिक में भी। तो उन्होंने इससे इस टेबल को कंपेयर किया। जैसे आप देखो, पहला सा रे गा मा पा धा नी, और फिर क्या आता है उसके बाद वापस से सा, तो रिपीट हुआ ना, सा रे गा मा पा धा नी, फिर वापस से सा। तो थोड़ा उन्होंने म्यूजिक से इस टेबल को कंपेयर किया और एक्चुअली वहीं से ये टर्म ऑक्टेव्स आया है। ऑक्टेव्स म्यूजिक में ये टर्म यूज किया जाता है, तो वहीं से इन्होंने ये लिया था टर्म। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज इस टेबल में शायद आपको परेशान कर रही हो कि कहीं कहीं पर दो चीजों को साथ में लिखा हुआ है, दो एलिमेंट्स को साथ में लिखा हुआ है। जैसे यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, कई जगहों पे। ऐसा कैसे हो गया? तो देखो, न्यूलैंड जब ये टेबल बना रहे थे तो उनकी ये कोशिश थी कि एक वर्टिकल कॉलम में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टी सेम जैसी हो, ठीक है। एक वर्टिकल कॉलम में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम जैसी हो, एक वर्टिकल कॉलम में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम जैसी हो, ऐसी कोशिश कर रहे थे। अब देखो, यहां पे उनको कुछ प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? कायदे से ये निकल जो है वो यहां आना चाहिए था, लेकिन जब निकल यहां पे आता तो ये कॉपर एक स्टेप आगे चल जाता, जिंक भी एक स्टेप आगे चल जाता, सब एक एक स्टेप आगे चले जाते, ठीक। ये जो चीज है वो ब्रोमीन की जगह पे आ जाती, और ये जो ब्रोमीन है वो आगे चला जाता, ओके। अब देखो क्या होता, अगर ये ब्रोमीन आगे चला जाता फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज इनसे मैच होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही थी, ब्रोमीन को यहां रखना सही था क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज यहां से इन सब चीजों से मैच हो रही थी, ओके। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स कई जगह में आ रही थी इस टेबल में। तो उन्होंने कई जगह पे एक ही बॉक्स में दो एलिमेंट्स रखे, जिससे प्रॉपर्टीज ज्यादा से ज्यादा मैच हो। आप समझ लो, ऐसा बहुत जगहों पे हो रहा था। मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया कि अगर निकल को यहां रखते तो ब्रोमीन यहां चला जाता, ठीक है, लेकिन ब्रोमीन की जो प्रॉपर्टीज है वो इनसे मैच हो रही थी, इन सबसे मैच नहीं होती है। इनफैक्ट कोबाल्ट और निकल, इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी आपस में थोड़ी मैच होती है, तो इनका भी एक साथ होना लॉजिकल बनता था। तो इसी टाइप की चीजों के कारण उन्होंने कई जगह पे एक ही बॉक्स में दो एलिमेंट्स डाले थे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि ये जो ग्रुपिंग की गई है वो भी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई ये? क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स है देखना चाहेंगे आप? तो लेट्स हैव अ लुक। लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लिमिटेशंस मतलब क्या प्रॉब्लम्स थी उसमें, तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम, सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एज पर द लॉ वाज सीन ओनली अप टू कैल्शियम, देखो आप इसको ध्यान से समझिए, क्या मतलब है इसका। इसको समझने के लिए हम उस टेबल पे जाते हैं
कैल्शियम कैल्शियम कहां है, कैल्शियम ढूंढो उसको, कहां है, ये रहा कैल्शियम, ये रहा कैल्शियम। तो लिमिटेशन ये थी कि कैल्शियम तक ही ये लॉ ऑफ एक्टिव्स ट्रू पाया गया, उसके बाद ट्रू नहीं पाया गया। इसका मतलब है कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन कैल्शियम के पहले वाले एलिमेंट्स तो फॉलो कर रहे थे। कहने का मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम पाई गई। इस लॉ के अकॉर्डिंग तो इन सब की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं था। इन तीनों की ही सिर्फ प्रॉपर्टी सेम पाई गई। इस लॉ के अकॉर्डिंग इन सब की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, बट इन तीन की ही प्रॉपर्टी सेम पाई गई। इस लॉ के अकॉर्डिंग इन सब की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए थी, बट इन दोनों की प्रॉपर्टीज ही सेम पाई गई। मतलब कैल्शियम तक ये जो लॉ है वो ट्रू था, लेकिन उसके बाद वाले एलिमेंट्स इस लॉ को एक्चुअली फॉलो नहीं कर रहे थे। तो आप समझ सकते हो ये तो बहुत बड़ा लिमिटेशन हो गया ना, राइट? क्योंकि कुछ ही एलिमेंट्स को अभी तक हम ग्रुप कर पाए, बाकी की बात एक्चुअली में हम नहीं कर पाए। चलें अब दूसरी लिमिटेशन देखें, पढ़ें आप इसको ध्यान से। ओनली 56 एलिमेंट्स known by that time were talked about। देखो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उस टाइम तक 56 एलिमेंट्स के बारे में हमें पता चल चुका था। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन था उसमें इन 56 एलिमेंट्स की ही बात हुई है। ठीक है, अब आगे देखें। एट दैट टाइम अराउंड 1 एलिमेंट वाज बीइंग डिस्कवर्ड एवरी ईयर। अब देखो उस टाइम तक हमें 56 एलिमेंट्स के बारे में पता था, लेकिन वो कुछ ऐसा दौर चल रहा था कि लगभग हर साल एक नया एलिमेंट डिस्कवर हो ही जाता था। देखो फाइनली मैंने आपको बताया 115 एलिमेंट्स अब आज हमें पता है, तो टाइम के साथ वो डिस्कवर हुए होंगे ना। तो उस टाइम लगभग हर साल एक नया एलिमेंट डिस्कवर हो ही जाता था। The elements to be discovered were not considered। अब देखो बात को आप समझे, जो 56 एलिमेंट्स उस टाइम तक हमें पता थे उसके बारे में तो न्यूलैंड ने बात की, लेकिन फ्यूचर में भी तो एलिमेंट्स डिस्कवर होते, फ्यूचर में भी तो और एलिमेंट्स डिस्कवर होते या नहीं होते, उसके बारे में न्यूलैंड ने कोई बात नहीं की, उसके बारे में कोई बात नहीं की। ये तो गड़बड़ था ना, क्योंकि इसका मतलब ये था कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो जिस टाइम दिया गया उस टाइम भले काम कर सकता था, लेकिन जैसे ही 2-4 एलिमेंट और डिस्कवर होंगे उसके बाद तो ये फेल हो गया ना, क्योंकि फिर ये सबकी बात नहीं कर रहा होगा। समझ रहे मेरी बात? उस टाइम 56 एलिमेंट से उसकी बात हो रही थी इसमें, बट बाकी जो फ्यूचर में और डिस्कवर होते उनकी बात नहीं हो रही थी। ये ऑब्वियसली प्रॉब्लम थी, क्योंकि 5-6 साल बाद जब और एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाते तो ये टेबल अगर सही भी होता तो सबकी बात नहीं कर रहा होता ना। ठीक है, तो फिर से ये बेकार हो गया होता। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ओनली 56 एलिमेंट्स नोन बाय दैट टाइम वेयर टॉक्ड अबाउट। एट दैट टाइम अराउंड 1 एलिमेंट was being discovered every year. The elements to be discovered were not considered in Newland's law of octaves. ओके, तो अब हम तीसरी लिमिटेशन देखें जरा। तीसरी प्रॉब्लम है ये निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, इनको जो एक साथ डाला गया वो तो सही तो नहीं है, आप देखा जाए तो सही में तो, क्योंकि बाकी बॉक्स में एक ही हैं और इसमें आपने 2 डाल दिए। वैसे यहां पे नहीं, आपने कई जगह पे ये काम किया गया। ठीक है, एक ही बॉक्स में 2 डाल दिए गए। ऑब्वियसली ये पूरी तरह से सही बात नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो ये निकल और कोबाल्ट जो है वो क्लोरीन के साथ आ रहे हैं नीचे। इसका मतलब इस टेबल के अकॉर्डिंग तो निकल और कोबाल्ट की प्रॉपर्टी क्लोरीन से मैच होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीसरा लिमिटेशन हो गया। तो नोट डाउन कर लेते हैं इसको। तो लिखें एट मेनी प्लेसेस 2 एलिमेंट्स were put in single slot। 2 elements were put in single slot। एग्जाम्पल है कोबाल्ट एंड निकल। ये आप याद रखें एटलीस्ट ये एग्जाम्पल, बाकी आप नहीं भी याद रखें तो काम चले। ठीक है, ये कोबाल्ट मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है,
कोबाल्ट में जो O होता है ना वो छोटा होता है, C कैपिटल होता है, O छोटा होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे कई बार लोग O कैपिटल लिख देते हैं, जिससे मैंने भी यहाँ पे गलती से लिख दिया था। ओके, तो ये तीसरी लिमिटेशन हो गई। और भी एक लिमिटेशन देखा जाए तो थर्ड वाले से रिलेटेड ही है। निकल और कोबाल्ट को साथ साथ रखा गया था, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी मिलती जुलती है। अब आयरन जो होता है उसकी भी प्रॉपर्टी इनसे मिलती जुलती है, लेकिन वो बहुत दूर था। आयरन हैविंग प्रॉपर्टी similar to cobalt and nickel was very far from them, was very far from them। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कुछ मेजर लिमिटेशंस थे जिसके कारण न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को रिजेक्ट करना पड़ा, मतलब वो पूरी तरह से सही नहीं माना गया। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हालांकि इसको हम आज यूज नहीं करते, बट ये जेन्युइनली अच्छा था। और ये एक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था जिनका नाम है मेंडलीव्स। मेंडलीव ये बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। बेसिकली एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1906 में। ये इतने महान साइंटिस्ट थे कि इनके स्टैचूज बहुत जगह पे बने हुए हैं। देखो ये इनका एक स्टैचू है, फोटो नहीं है, स्टैचू है। ये वो क्लासिफिकेशन है जो इन्होंने दिया था, वो बना हुआ है दीवार पे, और उनके नीचे उनकी स्टैचू। वैसे यहां पर भी उनका फेस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितने महान रहे होंगे वो। इनफैक्ट ये इतने महान थे कि इनके नाम पर एक एलिमेंट भी है। कौन सा एलिमेंट है? मेंडेलेवियम। मेंडेलेवियम, इसका सिंबल है MD। आप देख सकते हैं ये जो एलिमेंट है, इसका जो नाम दिख रहा है आपको, वो मेंडेलीव के नाम से मैच कर रहा है। तो मेंडेलीव इतने महान थे कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक एलिमेंट का नाम उनके नाम पे रख दिया गया। तो आप समझते हैं ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने मेंडेलीव की काफी तारीफ कर ली। अब हम देखेंगे मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो मेंडेलीव ने ये टेबल जो है वो 1869 में दिया था, 1869 में दिया था। और उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। काफी तेजी से नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा रहे थे, बट उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेंडेलीव ने जो कॉन्सेप्ट यूज किया था वो कुछ हद तक न्यूलैंड के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता था। हमने देखा था कि न्यूलैंड ने कैसे टेबल बनाया था, मेंडेलीव ने भी कुछ उसी तरीके से, हालांकि अपनी और कुछ चीजें ऐड भी की थी उन्होंने। तो उसी तरीके से कुछ उन्होंने भी अपना एक टेबल बनाया था जो हम देखेंगे।